हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है ईश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, मैं संविदा वर्ग 3 की तैयारी करवा रहा हूँ, तो मैं डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी अच्छी सी तैयारी करवा दूँ हमें, क्योंकि 26 सितंबर को अपने एग्ज़ाम भी है, तो उस हिसाब से अपन को कवर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ये मेरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न है अपना, शिक्षा का अनौपचारिक साधन इनमें से कौन सा है। मित्र है, परिवार है, समाज है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, परिवार, क्योंकि परिवार ही अनौपचारिक साधन है शिक्षा का। फिर बात करते हैं परिवार। दूसरा प्रश्न है अपना, परिवार को किसने आवश्यक और अनावश्यक रूपों में बांटा है। मैकाइवर ने, नेमकोप ने, लुंडबर्ग ने और रेमंड ने। तो परिवार को किसने आवश्यक और अनावश्यक रूपों में बांटा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मैकाइवर। तीसरा प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में अरस्तु द्वारा मित्रता का वर्णन नहीं है। उपयोगिता की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। दूसरा है, आनंद की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है जो अपनी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। तीसरा है, अच्छी मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। पांचवा है, सुमेलित कीजिए। इसमें अपन को मिलाना है कौन क्या है। तो मोनेरा इसमें करेक्ट क्या है, इसके सामने वाला क्या आएगा, इसे अपन को मिलाना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना दूसरा। कि देखो यहाँ पे मोनेरा से क्या मिलेगा, जीवाणुओं का अध्ययन। प्रोटिस्टा से मिलेगा अमीबा और पेरिमीशियम का अध्ययन। पादप जगत से मिलेगा अपना पौधों का अध्ययन। और जंतु जगत में क्या होता है, जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, अब है पांचवा प्रश्न है, इन कथनों पर विचार कीजिए। पौधे पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा है, मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपना तीसरा, एक और दो, दोनों सही है। ठीक है, छठा प्रश्न है, इनमें से कौन तने की विशेषताओं में शामिल नहीं है। पहला है, तने पर पर्व संधि और पर्व पाई जाती हैं। तने के अग्रभाग पर वर्दी प्रवेश होता है। तीसरा है, तने पर कलिकाएं होती हैं। चौथा है, तना सदैव धनात्मक, प्रकाश अनुवर्तक तथा ऋणात्मक, भूमि अनुवर्तक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा, कि तना जो है सदैव धनात्मक, प्रकाश अनुवर्तक तथा ऋणात्मक, भूमि अनुवर्तक होते हैं। दोस्तों, ये सातवां जो क्वेश्चन है ये है अपने, इन कथनों पर विचार कीजिए। जीवों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। दूसरा, इस सिद्धांत का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में किया है। इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है अपना केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो, दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा अपना, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तीसरा, एक और दो, दोनों सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जीवों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था और इस सिद्धांत का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया है। आठवां प्रश्न है, वे कौन से जीव हैं जो मृत पशुओं जंतुओं को अपघटित करते हैं। अपघटक कहलाते हैं, स्कैवेंजर है, पैरासाइट है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला, अपघटक। क्या हो जाएगा, अपघटक। नवा प्रश्न है, कौन सा ऐसा जीव है जो चलने, चढ़ने तथा उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, मेंढक है, सर्प है, कॉकरोच है या एमू है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, कॉकरोच। कॉकरोच क्या कर सकता है, चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है और उड़ भी सकता है। 10वां प्रश्न है अपने सामने, मनुष्यों को सर्वाहारी कहने का सटीक कारण क्या है। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, वह निरामिष है। दूसरा है, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तीसरा है, वो पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है।
चौथा है जीवों पर अपना भोजन के लिए आश्रित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तीसरा प्रश्न होगा, क्या होगा, वो पौधों जीव दोनों के उत्पादों को खाता है। 11वां प्रश्न है भोजन पकाने अथवा बनाने की कौन सी विधि अच्छी है। इसमें पहला दे रखा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। दूसरा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तीसरा है सब्जियों को काटना और फिर उन्हें चलते पानी में धोना। चौथा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चौथा, कि सब्जियों को क्या करना, अच्छी प्रकार से धोना और फिर काटना रहता है। ठीक है। 12वां जो प्रश्न है वो क्या है, रिक्त स्थान दे रखा प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है। अब प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है, अंडे में होता है, सोयाबीन में होता है, मांस में होता है, दूध में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, सोयाबीन होता है। और सोयाबीन में कितना प्रोटीन रहता है आपको पता होगा, ये 90% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। 13वां प्रश्न है इनमें से क्या भिंडी में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, फास्फोरस या सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये सभी। ये तीनों जो है तत्व इसमें पाए जाते हैं, तीनों विटामिन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है। 14वां इनमें से कौन सी बीमारी उपार्जित बीमारी नहीं है। तो 14वां प्रश्न है इनमें से कौन सी बीमारी उपार्जित बीमारी नहीं है। पहला है काली खांसी, दूसरा है छोटी माता, तीसरा है पेचिस, चौथा हीमोपीलिया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा दोस्तों, हीमोपीलिया। हीमोपीलिया जो है वो क्या है। ठीक है। अब है 15वां प्रश्न है अपने सामने, संक्रामक रोगी के अंतर्गत कौन से आते हैं। जो संक्रामक रोगी के अंतर कौन आता है, वह बीमारी जो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जन्म से ही रहे। दूसरा है जो विभिन्न कारकों की सहायता दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। तीसरा है वह बीमारी जो वातावरण से होती है। चौथी है जो जिस बीमारी के बाह्य कारक नहीं दिखते। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दूसरा होगा, कि जो विभिन्न कारकों की सहायता दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचे। संक्रामक रोग आपको पता ही, एक से दूसरे में फैलना, जैसे भी कोरोना चल रहा है, वो भी क्या है, एक संक्रामक बीमारी है। अब प्रश्न 16वां है अपना, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। पहला है अधिगम निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरा है अधिगम एक अनुकूल प्रक्रिया है। तीसरा है अधिगम सामंजस्य की प्रक्रिया है। चौथा है अधिगम विकास का प्रतीक माना जाता है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या है, अधिगम क्या है, एक सामंजस्य की प्रक्रिया है। 17वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षण उद्देश्य में से एक है, कौन सा हो सकता है। यूएनओ का ज्ञान होना, अनुबंध सिद्धांत, पत्र मित्र बनाना, सांस्कृतिक जानकारी देना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सांस्कृतिक जानकारी देना। 18वां है निम्नलिखित में से किस विषय का संबंध पर्यावरण अध्ययन में सबसे अधिक होता है। भूगोल का, भौतिक शास्त्र का, इतिहास का या दर्शन शास्त्र का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, भूगोल। 19वां प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है इसका प्रजातांत्रिक आदर्शों से अवगत करवाना। दूसरा है छात्रों को शुद्ध विचारधारा चिंतन करने का प्रशिक्षण देना। तीसरा है छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना। चौथा है शुद्ध पेयजल और वायु की कमी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, शुद्ध पेयजल और वायु की कमी। ठीक है। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित से कौन पर्यावरण संबंधी आयामों को जानने समझने हेतु अनिवार्य है। पहला है पर्यावरणीय शिक्षा, दूसरा है सामाजिक चेतना, तीसरा है पड़ोसी, चौथा है पर्यावरणीय मूल्य। इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, पर्यावरणीय शिक्षा। 21वां है निम्नलिखित में से किस आयोग ने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक दर से जोड़ने की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग ने करी थी, सरकारी आयोग, शाह आयोग या लोढ़ा आयोग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कोठारी आयोग। 22वां प्रश्न है मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है। पहला प्रश्न है हॉलैंड और डगलस ने, दूसरा है सीसी पार्क ने, तीसरा है कर्ट लेविन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों, सीसी पार्क ने कहा था। और अपने 23वां प्रश्न है पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति किससे पहुंचती है। बांध के निर्माण से, सड़क निर्माण से, खनन कार्य से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये सभी, इन सभी से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। 24वां है निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित नहीं है। पहला ऑप्शन है इसका सहभागिता, दूसरा है कौशलों का विकास, तीसरा है सामाजिक भावना, चौथा है मूल्यांकन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, सामाजिक भावना। 25वां प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा संबंध होने चाहिए। सिर्फ रूखी और बच्चों को
द्वारा समझने में कठिन होगी, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, परिभाषा पर बल देते औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होने चाहिए। 26वां प्रश्न है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? पहला है अन्वेषण विधियों सत्यापन की, दूसरा है अनुभव की, तीसरा है अवधारणा का बनाना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, उपरोक्त सभी। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका केवल मार्गदर्शन की होती है, दूसरा है प्राथमिक स्तर के लिए ह्यूरिस्टिक विधि को अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता है, तीसरा है ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा कक्षा में ही बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जा सकती है, चौथा है ह्यूरिस्टिक विधि पाठ्यपुस्तक को बोधगम्य तथा सरल बना देती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा होगा, क्या होगा कि ह्यूरिस्टिक विधि के द्वारा कक्षा में ही बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जा सकती है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक बालकों को भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे? स्पेंसर, रूसो, कार्ल मार्क्स या अरस्तु? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रूसो। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती हैं? कहानी विधि, भ्रमण विधि, दत्त कार्य विधि और एजुसेट विधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, दत्त कार्य विधि, यानी ऑप्शन थर्ड अपना सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 30वां नंबर का प्रश्न है, इसमें पहला ऑप्शन है स्पेस नियंत्रण कक्षा थुम्बा, दूसरा नेहरू संग्रहालय मुंबई में, तीसरा विज्ञान संग्रहालय बेंगलुरु में, चौथा है बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता में। तो इसका जो कौन सुमेलित नहीं है इसमें से, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहला, स्पेस नियंत्रण कक्ष एक थुम्बा में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपके लिए रोज़ डेली एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और आपकी मैं ऐसी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप 120 प्लस नंबर लेकर के आएंगे संविदा में, तो आप सिलेक्शन होगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए आप डेली मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा।